नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी ईवीएस की होने वाली है। ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये हमारा होने वाला है। तो 2000 हमारा 14 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों कौन सा है? ये हमारा 2014 का क्वेश्चन पेपर है। और ये कब का है? ये हमारा फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो भी हमारे 2022 में सीटेट में बैठने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो हमारे न्यू साथी हैं जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, या हमारे पुराने साथी हैं, सभी हमारे चैनल को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर देना। बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से चमके। देखिए दोस्तों क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। हाथी हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्योंकि इनको इससे क्या मिलती है दोस्तों? इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला क्या है? अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हाथी क्या करना चाहते हैं? हाथी बहुत ही कम सोते हैं, बहुत ही कम क्या करते हैं? आराम करते हैं। आगे देखते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। बिल्कुल ये भी सही आंसर है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे इनके शरीर को क्या मिलती है दोस्तों? ठंडक मिलती है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा किसमें है? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। मधुबनी चित्रकला ये हमारी क्या सभी जो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे भर भर के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो हम क्या करा रहे हैं? आपको एनसीईआरटी की बुक भी आपको वीडियो को मिल रही होंगी। हम लगातार एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज जिसने भी अभी तक हमारी प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक नहीं देखी है, तो हमने सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ईवीएस की एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी। तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं और दोस्तों प्रीवियस ईयर को भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे उस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज एनसीईआरटी को जरूर कवर कर लें। और हम आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। और आप एकदम मजे के साथ जब नोटिफिकेशन आए तब तक हमको क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसलिए दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी 2022 में सीटेट में बैठना चाह रहे हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं ईवीएस में 30 में से 30, तो दोस्तों आपको क्या करना है? लगातार हमारे चैनल पर बने रहना है। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं। इन चित्रों को मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन सुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती, मछली आदि दिखाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये तो बिल्कुल सही है। और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। यही भी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी क्या दोस्तों? इसका नाम भी कहाँ से पड़ा है? मधुबनी नामक स्थान के नाम पर ही पड़ा है। देखिए आगे क्या है? ये मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये राजस्थान का जिला नहीं है। ये जो मधुबनी जो जगह है, ये जो आती है हमारी, ये कहाँ आती है? ये हमारे बिहार में आती है। ये दोस्तों कहाँ पर आती है? हमारी बिहार में आती है। ये बिहार में हमारी क्या है दोस्तों? एक मधुबनी जगह है। मधुबनी चित्रकला
मिथांचल, मिथिलांचल, कहाँ है दोस्तों, मिथिलांचल क्षेत्र, जैसे कि बिहार के दरभंगा, बिहार के कहाँ है दोस्तों, ये दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में। और मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की क्या है दोस्तों, ये प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इनके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पत्ती, मछली आदि के चित्रों को बनाने में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी, तो ए बी सी किसमें है दोस्तों, हमारा ए बी सी देखिए फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो यह पक्षी कौन सा है दोस्तों, ये हमारा कौवा है। यह दोस्तों हमारा क्या है, कौवा है, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। देखिए आगे देखते हैं, पोचमपल्ली, देखिए पोचमपल्ली एक गांव है, 64 में पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो दोस्तों ये किसका भाग है, हमारा आंध्र प्रदेश का भाग है। ये हमारा किसका भाग था दोस्तों, ये पहले हमारा आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है, अब ये हमारा तेलंगाना का भाग है। अब दोस्तों किसका भाग है, ये हमारा तेलंगाना का भाग है। दोस्तों ये हमारा तेलंगाना का भाग है, तो आप इसको तेलंगाना याद रख लीजिए। अगर जो आंध्र प्रदेश दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो आंध्र प्रदेश भी दे रखा है और तेलंगाना भी दे रखा है तो दोस्तों आपको किस पर टिक लगाना है, आपको तेलंगाना पर टिक लगाना है, क्योंकि अब ये कहाँ पर है, पोचमपल्ली गाँव जी, ये हमारे तेलंगाना में है। अब ये कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना में है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं दोस्तों, सारे भर भर के एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के ईवीएस के लिए, तो दोस्तों उसको जरूर पढ़ते रहना। देखिए रेगिस्तानी ओक, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। देखिए आगे देखते हैं, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहां जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। क्या है दोस्तों, इस पेड़ की जड़ें होती हैं इतनी गहराई में जाती हैं जहां तक, जब तक ये क्या है, पानी में नहीं पहुंच जाती, पानी तक नहीं पहुंच जाती, वहां तक इसकी जड़ें जाती हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। इस पेड़ के तने में क्या हो जाता है दोस्तों, पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, ए, सी और डी। तो देखिए ए, सी और डी किसमें है, हमारा ए, सी और डी, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा बी क्वेश्चन, बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 66, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल राइट आंसर है। अबू धाबी कहाँ पर है दोस्तों, हमारा रेगिस्तानी इलाका है। अब देखते हैं आगे, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल राइट आंसर है। अबू धाबी में क्या है दोस्तों, हमारा पानी जो बिकता है वो पेट्रोल से महंगा बिकता है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है और पानी की मात्रा वहां पर कम है, इसलिए पानी क्या है दोस्तों, पेट्रोल से महंगा बिकता है। देखिए यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी ठीक है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है दोस्तों, दीनार। अबू धाबी की मुद्रा को क्या बोलते हैं, दीनार कहते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अबू धाबी की जो मुद्रा होती है दोस्तों वो क्या होती है, हमारी दिरहम होती है। क्या होती है दोस्तों, दिरहम होती है, वो हमारी दिनार नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए, बी और सी किसमें है, ए, बी और सी। देखिए ए, बी और सी किसमें है, हमारा चौथे में है। चौथा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर
हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे हैं, वो किस किस रूप में देखते हैं, यानी कि किस कलर में देखते हैं। कुछ जानवर जो रात में जागते हैं वो हर चीज को किस कलर में देखते हैं, वो हर चीज को किस कलर में देखते हैं दोस्तों, वो देखते हैं काला और सफेद रंग में। किस कलर में देखते हैं दोस्तों, काला और सफेद रंग में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए देखिए आगे देखते हैं दोस्तों 68वां क्वेश्चन। नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है। तो ये दोस्तों क्या है हमारी, देखिए यहां तक ये 6 घंटा हो गया, ये 12 घंटा हो गया, ये 18 हो गया और ये 24, यानी कि एक खाना जो है वो हमारा कितने मिनट का है, 2 मिनट का है। तो दोस्तों ये हमारा एक खाना जो है वो कितने मिनट का है, 2 मिनट का है। तो आगे देखते हैं, तथा चित्र सेकंड व चित्र थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित से दिखाए गए हैं। तो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा जानवर वाई हो गया। तो इसमें क्या है, जो छायांकित दिखाए गए हैं, देखिए इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं, 9 छायांकित हैं। तो इसमें क्या है, छायांकित भाग से दिखाए गए, इनके क्या है, सोने का समय दिखाया गया है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। हमको क्या है दोस्तों, सही कथन चुनना है एक्स और वाई के बारे में। देखिए एक्स 20 घंटे सोता है, एक्स 20 घंटे सोता है, जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक्स 20 घंटे सोता है, ये तो क्या दोस्तों गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक्स 18 घंटे सोता है और वाई कितना, 4 घंटे सोता है। ये क्या दोस्तों, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। एक्स क्या है, एक्स 18 घंटे, तो 18 घंटे तो इसमें है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं हम, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। बिल्कुल सही आंसर है। एक्स क्या सोता है दोस्तों, हमारे 4 घंटे सोता है। तो एक खाने का मतलब क्या है हमारा, 2 हो जाएगा। तो 2 खाने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4 घंटे सोता है एक्स। और वाई क्या है, इसमें हमारे 9 खाने भरे हुए हैं, तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 18 हो जाएंगे। तो वाई कितना सोता है, वाई हमारा 18 घंटे सोता है। तो इसका तीसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम वैसे ही बहुत कम होता है। देखिए आगे देखते हैं, मृत सागर 69वां क्वेश्चन। देखिए मृत सागर क्या है, मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसके ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो दोस्तों मृत सागर क्या है हमारा, मृत सागर ऐसा सागर है जो जो सभी महासागरों एवं सागर से क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा नमकीन होता है, बहुत ज्यादा नमकीन होता है। तो दोस्तों मृत सागर जो है समुद्र तल से कितना है, समुद्र तल से दोस्तों ये हमारा 400 मीटर नीचे है। समुद्र तल से दोस्तों कितना है, ये हमारा 400 मीटर नीचे है। इसे हम क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहते हैं। मृत सागर को दोस्तों क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहते हैं। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका मृत सागर का दोस्तों क्या होता है, घनत्व बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई भी मछलियां जीवित नहीं बचती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारा मृत सागर में मछलियां जीवित क्यों नहीं रहती हैं, क्यों जीवित नहीं रहती हैं, क्योंकि मृत सागर का जो घनत्व होता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, इस कारण उस वहां पर कोई भी मछली जिंदी नहीं रह पाती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारणतः जल की तुलना में दोस्तों इसमें क्या पाए जाते हैं, 20 गुना, देखिए 20 गुना क्या पाया जाता है, इसमें ब्रोमीन पाया जाता है। 20 गुना क्या पाया जाता है इसमें दोस्तों, ब्रोमीन पाया जाता है। 50 गुना क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें 50 गुना पाया जाता है इसमें मैग्नीशियम। 50 गुना क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम। और 10 गुना इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा आयोडीन पाया जाता है। इसमें 10 गुना क्या पाया जाता है दोस्तों, हमारा आयोडीन पाया जाता है। तो ये था हमारा मृत सागर के बारे में। देखिए आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, ये हमारा 70वां क्वेश्चन। 70वां क्या है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर
विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में जिसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है, वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो दोस्तों क्या है हमारा पहला ऑप्शन है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्टों का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, उसकी व्याख्या कर सकती है और चार्टों का उपयोग कर सकती है। आगे दूसरा ऑप्शन क्या है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ये क्या दोस्तों हमारा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आगे भी देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। इससे बढ़िया आंसर क्या हमारा ऊपर दे रखा है। आगे देखते हैं, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों में भोजन का प्रदर्शन करना। ये भी क्या है दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा और ये भी दोस्तों हमारा ठीक नहीं है। सबसे अच्छा जो आंसर है हमारा वो क्या है, हमारा दूसरा है। अंजलि भोजन से संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर, यानी कि विभिन्न जो हमारे इलाके होते हैं वहां पर क्या क्या खाया जाता है विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए अधिगमों अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो किसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सकती है बच्चों को, तो दोस्तों किसके द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जब वो विद्यार्थी आपस में भोजन का आदान प्रदान करेंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, उन्हें विभिन्न प्रकार की उस भोजन से जानकारी मिलेगी और उसको रियलिटी में वो देख पाएंगे। जब उस चीज को रियलिटी में देख पाएंगे और सारी की सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या होगा दोस्तों, वो सबसे ज्यादा वो एकदम छात्रों के लिए एकदम अच्छा अवसर होगा। वो क्या होगा दोस्तों, छात्रों के लिए विशेष अवसर होगा और वो अच्छे से उस चीज की जानकारी ले सकेंगे। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 71वां। देखिए, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरण चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों कौन सा प्रभावी हो सकता है, देखिए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर चार्ट बनवाकर। और आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। आगे क्या है हमारा, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर क्या देना, भाषण देना। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे पहला देखते हैं, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाना। चार्ट से भी कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तो ये ठीक तो है, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा हमारा क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं है। इससे बढ़िया जो हमारा तीसरा ऑप्शन दे रखा है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाएं करवाना। समूह परियोजना, ग्रुप डिस्कशन करवाना। दोस्तों ये क्या होते हैं, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इस प्रकार की समूह परियोजना करवाए जाएंगे, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे तो उनसे क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है, जो हमारी विद्यार्थियों को जो अवसर दिए जाते हैं, हमारी जो जानकारी, विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है उनको जब आदान प्रदान करते हैं, उनको संप्रेषण करते हैं, बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, तो उनको क्या है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी प्राप्त होती है और वो अच्छे से सभी चीजों को क्या कर पाते हैं, अपने दिमाग में बैठा पाते हैं और उनको क्या है, आदान प्रदान कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। मूल्यांकन तकनीक का क्या करती है दोस्तों, वो प्रयोग करती है। तो देखिए पहला क्या है, हस्तशिल्प क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना। देखिए सबसे पहले नीचे बढ़ते हैं, नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो देखिए
हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। ऑप्शन दो दूसरा क्या है, गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा क्या है, परियोजना कार्य मूल्यांकन। और तीसरा चौथा क्या है दोस्तों, हमारा मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा तो नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर सकती है। तो क्या वो क्या कर सकती है, वो एक तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हस्तशिल्प क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना। यानी कि जो बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथों से करके देखते हैं, अपने हाथों से सारी की सारी चीजें करते हैं, उनका क्या करना दोस्तों, मूल्यांकन करना। और एक मौखिक परीक्षा क्या करना दोस्तों, मौखिक परीक्षा से भी जब विद्यार्थी स्कूल में आते हैं तो उनसे क्या करी जा सकती है, मौखिक परीक्षा भी करी जा सकती है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसमें हमारा कौन सा है दोस्तों, पहला और चौथा। पहला और चौथा कौन सा किसमें है दोस्तों, हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्य किस पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को, जो हमें गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, तो उसको क्या होना चाहिए का मुख्य किस प्रकार पर केंद्रित होना चाहिए, किस पर, पुनरावृत्ति और परवलीकरण, पुनरावृत्ति और परवलीकरण। और एक कौन सा ये, मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग तो दोस्तों हमें किसी से भी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे मास्टरी लर्निंग नहीं करवानी होती है। ये हमें मास्टरी लर्निंग बच्चों से नहीं करवानी होती है। देखिए, समय का सदुपयोग, और ये क्या है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं हमें, जो उनको गृह कार्य दिया जाता है, उनको गृह कार्य इस प्रकार का दिया जाना चाहिए जिसमें क्या हो, चुनौतियां हो और उत्तेजना हो। चुनौतियां हो और उत्तेजना हो। जब चुनौतियां और उत्तेजना होंगी तो बच्चे उसमें क्या है, खोजबीन करेंगे दोस्तों। वो बच्चे क्या करेंगे, उसमें खोजबीन करेंगे गृह कार्य में। जब वो खोजबीन करेंगे तो उनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा उन्हें उस चीज में जानकारी मिलेगी, और वो क्या करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे। वो क्या करेंगे दोस्तों, जब उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, जब वो सारी चीजें अपने आप से क्या है खोजेंगे, वो तो उनको क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना बढ़ेगी और उनको चुनौतियों का सामना करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और ये इस चीज में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या है, वो सीखेंगे। इस चीज में ज्यादा से ज्यादा वो सीखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा आगे कौन सा, देखिए, सालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। क्या है दोस्तों, अप्रासंगिक बोल रखा है, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। अप्रासंगिक बोल रखा है तो इसको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, अप्रासंगिक को याद रखना है। देखिए ऑप्शन क्या है, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। सालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों विज्ञान क्षेत्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिल्कुल राइट आंसर है ये तो। क्योंकि अगर जो कोई किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार से कोई भी शंकाएं होती है या तो उसको अपने प्रश्न पूछकर क्या कर अपने प्रश्न पूछकर अपने जो हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षकों से बच्चे प्रश्न पूछें। अगर जो कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वहीं पर वो अपने क्या करें, प्रश्न पूछें, जिससे कि सारे के सारे उनके डाउट क्लियर हो सके। सारे के सारे क्या हो सके, उनके दोस्तों डाउट क्लियर हो सके। ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, उनको यह सलाह देगी कि अपना पूरा का पूरा दिन भर का बस्ता लेकर आना। तो दोस्तों इस प्रकार का हमें कोई सी भी सलाह नहीं देनी है, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, वहां पर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, ना कि हम वहां पर बस पूरा का पूरा बस्ता लेके, और हमारा वहां कोई विद्यालय नहीं है, हमारा कोई वहां पर विद्यालय नहीं है जो हम पूरा का पूरा दिन भर का बस्ता लेकर जाएं। हम किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना भ्रमण के लिए और अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या जा रहे हैं, भ्रमण पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार का हमें कोई भी ऐसा निर्देश नहीं देना है। तो देखिए, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को किसी भी भ्रमण पर ले जाते हैं तो बच्चों को बताना चाहिए कि
हमारे बिना या हमसे पूछे बिना कहीं भी आपको नहीं जाना है, हमसे पूछ कर ही जाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे छोटे बच्चों को क्या करना है, सारे के सारे बच्चों की जानकारी होनी चाहिए कोई कहाँ जा रहा है। तो इसलिए बच्चों को इस प्रकार से सूचित करना चाहिए कि कोई भी हमसे बगैर पूछे नहीं जाएगा कहीं भी। आगे देखते हैं, अपने साथ पेन और नोट पैड ले आना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ कुछ क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार की जानकारियां होती हैं, कुछ इस प्रकार के क्या होती हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको अपना वो लिख सके, वो क्या कर सके दोस्तों, उसको लिख सके और बाद में उसको लर्निंग कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, भ्रमण अपने क्या है रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो रियल लाइफ से कनेक्ट हो गया है उनका, तो वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लिख कर, और उनको जब दोबारा वो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, दोबारा उनको पढ़ेंगे, तो उनको अपना जो उन्होंने देखा है सारा का सारा कुछ नजारा क्या होगा दोस्तों, उनके सामने होगा, उनके सामने होगा। तो ये क्या दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो अप्रासंगिक है, यानी कि जो सबसे कम महत्व है, वो तो वो क्या है दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ के अंत में अधिक अधिक नहीं देना है, हमें जितनी आवश्यकता है सिर्फ हमें उतना देना है। बच्चों को ज्यादा अधिक से अधिक बोझ नहीं डालना, बच्चों के ऊपर ज्यादा अधिक बोझ डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। हमें बच्चों को बोर नहीं करना है, हमें मोटिवेटेड करना है, डिमोटिवेटेड नहीं करना है हमें बच्चों को। तो हमें इस प्रकार का ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं कराना है। देखिए आगे देखते हैं, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। बिल्कुल राइट आंसर है। हमको क्या करना चाहिए, उनको एक्सप्लोर सराउंडिंग करने के लिए बोलना, उन्हें क्या करनी देनी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जिसमें एक्सप्लोर और अपॉर्चुनिटी क्या आ जाए, बिल्कुल साथ आ जाए, वो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होता है। इस प्रकार को आप याद रखना। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अधिक व्याख्या, विस्तृत व्याख्या पर अधिक अधिक क्या करना, एकाग्रता आता है। तो इस प्रकार से भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी ज्यादा इस प्रकार से अधिक एकाग्रता नहीं करानी है। अगला देखते हैं, पर्दों की यथार्थ परिभाषा पर बल देना। तो हमें कुछ भी इस प्रकार की परिभाषा याद नहीं करवानी है, हमें कोई भी रोट लर्निंग नहीं करवानी है दोस्तों। हमें क्या नहीं करवानी है, बच्चों से रोट लर्निंग नहीं करवानी है। तो उनको क्या करना है, हमें आसपास को खोजने के अवसर देना है। जितना उनको अवसर देंगे, जितना उनको खोजने के लिए अवसर देंगे, वो उतना अच्छा फील महसूस करेंगे, और उससे अच्छी ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे दोस्तों, जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनको क्या है, वो मोटिवेटेड होंगे। जब वो अपने आप से खुद खोजते हैं किसी ना किसी चीज को, तो वो बच्चे क्या होते हैं, अपने आप से मोटिवेटेड होते हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, देखिए प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। सम्मिलित करने का क्या कारण है, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की हमारी बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें कविताएं और कहानियों को सम्मिलित करने का क्या कारण है। देखिए विद्यार्थी में साहित्यिक रुचि विकसित करना। तो हमें छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं, उन्हें कोई भी साहित्यिक रुचि करके कोई भी शिक्षक नहीं बनाना है, हमें उनको शिक्षक नहीं बनाना है, साहित्यिक रुचि इस प्रकार से नहीं होनी है। तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। प्रमोद प्रदान करना। आगे देखते हैं, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिनचर्या और एक सतह में परिवर्तन। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। दूसरा, विषय के अधिगम में क्या होना चाहिए, आमोद प्रदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, आमोद प्रदम होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें आनंद होना चाहिए।
कविताओं में और कहानियों में क्या होता है दोस्तों, हमें बच्चों को आनंद मिलता है, बच्चों को आनंद गा गा कर सुना सुना कर अच्छे तरीके से उनको बच्चों को क्या है, कहानियां पढ़ाई जाती हैं, कविताएं पढ़ाई जाती हैं, उनसे बुलवाया जाता है, एक साथ उनको सारी की सारी बोल बोल कर पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को उसमें रुचि लेते हैं, बच्चे क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं, एक साथ वो गाते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, उनको एक साथ गवाते हैं, खुद भी गाते हैं, बोल बोल कर पढ़ाते हैं, गा गा कर पढ़ाते हैं। तो बच्चों को क्या आता है उसमें, कविताओं में और इसमें कहानियों में आनंद आता है, आमोद प्रमोद आता है। तो इसलिए इसको सम्मिलित किया जाता है, तो इसलिए इनको सम्मिलित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 4 के विषय में, देखिए अगला क्या है हमारा 77वां क्वेश्चन। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा, मूल विषय क्या है दोस्तों, यात्रा है। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यात्रा पर क्या कहा गया दोस्तों, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। किसी एक पर क्या किया दोस्तों, मुख्य रूप से केंद्रित किया। देखिए इनका ऑप्शन क्या है, देखिए यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, चार्टों का उपयोग करना चाहिए और उनकी यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या करनी चाहिए। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्केप बुक बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग के लिए किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। जब हम विद्यार्थियों से बोलेंगे कि अपने साधन है जो उन्होंने यूज किए हैं, तो उनको क्या करना है, अपने अनुभवों का वर्णन करना है। जब वो अपने अनुभवों को बताएंगे तो उनसे विभिन्न प्रकार की क्या है, जानकारियां निकल कर आएंगी। जब वो जानकारियां निकल कर आएंगी तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, चिंतन मनन भी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, चिंतन मनन भी करेंगे वो बच्चे। तो उस प्रकार से हमें क्या करना है, बच्चों को कहना है। इस प्रकार से बच्चों को क्या करना है, हमें अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। जब अपने अनुभव का वर्णन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, वो आनंद लेंगे और अच्छे से सब कुछ वो अपने अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, दोस्तों हमारा 78 कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। क्या है दोस्तों, सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। तो हमें दोस्तों क्या करना है, छात्रों से हमें बोलना है, हम क्या करा रहे हैं, सोचो और चर्चा कीजिए। पाठ्य पुस्तक के किसी एक पाठ पर हम भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आपके गांव में, हम बच्चों से पूछ रहे हैं, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। तो इस कथन का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्र जो हमारी शिक्षक है छात्रों से पूछ रही है, तो इस पूछने का उद्देश्य क्या है, इस पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए छात्रों के बारे में दे रखा है, छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशीलता बनाना। तो इस प्रकार से इसका तो कोई महत्व नहीं है। छात्रों में पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ाना। सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ाना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो हमारा इंपोर्टेंट है वो क्या है, वास्तविक जीवन की चिंता, यानी कि जैसे कि अभी तो हम बता रहे हैं कि गांव अगर जो पेट्रोल पर डीजल न हो तो हम आगे पूछ सकते हैं, अगर जो पानी नहीं हो और विभिन्न प्रकार के जैसे खाद्य सामग्री न हो तो आगे फिर क्या होगा। तो बच्चे उस पर क्या करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। क्या करेंगे, वो चिंतन मनन करेंगे। वास्तविक जीवन की जो चिंताएं होती हैं उनको समझने तो क्या करेंगे, वो
कल्पना करेंगे, सोचेंगे विचारेंगे कि उनसे क्या होगी, कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, उनकी चिंतन मनन को, और उनकी कुशलता होती है उनको क्या है दोस्तों, बढ़ावा मिलेगा। वो इमेजिनेशन करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगी, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उनकी ब्रेन क्षमता जो है, वो मस्तिष्क की क्षमता है दोस्तों, वो सोचने परखने की क्षमता बढ़ेगी। वो क्या बढ़ेगी, सोचने परखने की क्षमता दोस्तों उनकी बच्चों की बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमें पूछना चाहिए, इस प्रकार से बच्चों के मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, ईवीएस की पढ़ाई में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया गया है। देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, तो हम कक्षा में क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया गया है, तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। तो शिक्षार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करा गया है, कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि हमें क्या करना है दोस्तों, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना है। हमें शिक्षार्थियों को किस लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी ज्यादा से ज्यादा सीख सके, अपनी उनके अंदर क्या हो सके, जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो दोस्तों वो रुचि, पढ़ाई में क्या लेंगे, रुचि आएगी, उनको आनंद आएगा। तो आनंद आएगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में सीख सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो सीख सकेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूसरा आंसर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर देखिए 80वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, ईवीएस हम किस लिए पढ़ाते प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए क्या है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला क्या है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस इसलिए पढ़ाई जाती है बच्चों को, जिससे कि शिक्षार्थी क्या है, विद्यालय से जो बाहर के जीवन से संबंधित जो अपनी जो उनकी जो शिक्षा है, उनको शिक्षा को अपने विद्यालयों तक ही क्या ना करना, अपने कक्षा तक ही सीमित नहीं करना। क्योंकि कक्षा के जो बाहर का जो हमें जो कक्षा की जो पढ़ाई होती है उसको क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है, बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है। हमें बाहर का इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बच्चों को क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। इसलिए क्या पढ़ाई जाती है दोस्तों, हमें ईवीएस की बच्चों को बुक पढ़ाई जाती है, जिससे कि वो अपनी सारी की सारी जो अपनी पढ़ाई होती है, और जो वो अपनी पढ़ाई सिर्फ उसमें कक्षा में न रहकर सिर्फ वो रोट लर्निंग ही ना कर पाए, बल्कि अपनी जो पढ़ाई है उसको क्या कर सके, वो अपने रियल लाइफ से जो कनेक्ट कर सके। जब वो अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो उनको अच्छी सी अच्छी क्या होगी दोस्तों, जानकारियां मिलेंगी। वो सोचने की शक्ति भी, उनके चिंतन मनन करने की शक्ति भी दोस्तों क्या है, बढ़ेगी। और वो रियल लाइफ से जब कनेक्ट करेंगे तो उनको अच्छी सी अच्छी जानकारी और एकदम सटीक तरीके से वो क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठा सकेंगे। तो इसलिए हमें ईवीएस की बुक पढ़ाई जाती है बच्चों को। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की कल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त नहीं है दोस्तों, इस प्रकार को आपको याद रखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि हमने ये जैसे इस प्रकार के नहीं पर ध्यान नहीं दिया, और हमने देखा कि हाँ एक आंसर बहुत बिल्कुल ठीक है, एक आंसर पढ़ा और राइट लगा दिया। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, विद्यार्थी इस प्रकार से, जो स्टूडेंट होते हैं इस प्रकार से आगे करके चले जाते हैं, और उनका आंसर जब वो आंसर की में देखते हैं, रिजल्ट में देखते हैं, तो क्या होता है, वो गलत होता है। तो इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, हमको क्या करना है,
सबसे पहले एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो इस प्रकार से नहीं को हमें क्या कर लेना है दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की कल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए, वृक्षों पर नारा लेखन यानी कि स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों को लकड़ी के इकट्ठों का भंडार दिखाना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, लकड़ों का भंडार दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, पोस्टर बनाने की क्या करना दोस्तों, प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को लकड़ी के भंडार दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये सबसे क्या है दोस्तों, हमारा सबसे कम इंपोर्टेंट आंसर है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, ये हमारा सबसे कम इंपोर्टेंट आंसर है। तो वृक्षों पर नारा स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करके भी दोस्तों क्या है, हमें वृक्ष संरक्षणों का उनकी जानकारी दी जा सकती है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कम इंपोर्टेंट है वो क्या है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाने से कुछ नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में, देखिए ईवीएस की कक्षा में जल यानी कि वाटर का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। क्या करा दोस्तों, रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस क्रियाकलाप का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एकाग्रता को तोड़ना, एकसरता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोल प्ले करना। यानी कि रोल प्ले हम किस लिए करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या कर सके उसमें, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। जब रोल प्ले कर हम दिखाते हैं तो विद्यार्थी उसमें क्या लेते हैं दोस्तों, सक्रिय भाग लेते हैं, उसमें रुचि होती है उनकी, उसमें उनको इंटरेस्ट आता है। तो इस प्रकार से जो हम रोल प्ले करके बच्चों को पढ़ाते हैं, गाना गाकर, कहानियां बनाकर, उनको रोल प्ले करके, उनको समूह में ग्रुप डिस्कशन करके, तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, वो बच्चे सक्रिय होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमें इस प्रकार की एक्टिविटियां बच्चों को करवानी चाहिए, जिसको वो अच्छे से एक उसमें रुचि ले सकें और सक्रिय भाग ले सकें। तो इस प्रकार की हमें एक्टिविटियां बच्चों को करानी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। प्राथमिक 83 में क्या है दोस्तों, 83 में है हमारा प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, विद्यार्थी के विषय की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापक की आवश्यकताओं को कम करना। तो प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का दोस्तों क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को क्या करना है, साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। 84 में क्या है, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। क्या होगा दोस्तों, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। देखिए क्या है, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म
फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर का संचालन करना, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भाग अपने ऊपर लेने के लिए कहना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा उन परियोजनाओं में अपना भाग लेने के लिए कहते हैं, उनको एक्टिव होने के लिए बोलते हैं, उनको सक्रिय होने के लिए बोलते हैं, तो विद्यार्थी उसमें ज्यादा सक्रिय होते हैं, विद्यार्थी उसमें ज्यादा अनुभव करते हैं, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमको क्या करवाना, इस प्रकार से बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है, इस प्रकार से क्या करना है, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे अगला क्या है हमारा, पसंद नापसंद। 85 में है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, क्या कहा, देखिए, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन, यह छात्र कहाँ का हो सकता है, क्या करते हैं, वो लिंग हु फैन खाते हैं। जब भी देखिए, क्या मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, क्या उनको सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर क्या खाते हैं, लिंग हु फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है, तो ये कहाँ का छात्र है दोस्तों, ये हमारा हांगकांग का छात्र है। यह कहाँ का छात्र है दोस्तों, जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है तथा लिंग हु फैन नाम का खाना खाता है, वह कहाँ से संबंध रखता है दोस्तों, हांगकांग से संबंध रखता है, क्योंकि लिंग हु फैन सांप से बनने वाली हांगकांग की क्या है दोस्तों, प्रमुख डिश है। क्या है दोस्तों, प्रमुख डिश है, यानी कि उनका प्रमुख खाना है। हांगकांग के जो वो होते हैं, वो उनका क्या है, सांप खाने की प्रमुख डिश होती है, यानी कि वो सांप खाना बिल्कुल ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया है। 86वां क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, ब्रेल लिपि को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से हमारे ये उभरे हुए बिंदु होते हैं, और इस प्रकार से क्या दोस्तों, इसको टच करके ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारे जो नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, इसके लिए ब्रेल लिपि को उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, छू छू कर ये जो मोटे मोटे बिंदु होते हैं, उनको छू छू कर वो पढ़ाई करते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह बिल्कुल गलत है। तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। किससे बनाई जाती है दोस्तों, नुकीले औजार से बनाई जाती है, जिससे कि बच्चे क्या कर सके, उनको अच्छे से टच कर सके, जिससे वो जो टच करेंगे तो उनको क्या है, पता सारा का सारा चल जाता है, जिससे वो उसी प्रकार से उनकी क्या होती है, वो लैंग्वेज होती है, और वो सारा के सारे स्टडी इसी प्रकार से वो करते हैं। देखिए इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। उनको क्या करा जाता है दोस्तों, हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, और इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्या है दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे बच्चे देते हैं, ये गलत हो जाएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे अंडे देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए और बी सही हो जाएगा। तो ए और बी कौन सा है, हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
देखिए मधुबनी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। क्या करना है दोस्तों, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है दोस्तों, जनवरी से मार्च तक। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये जनवरी से मार्च तक नहीं है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा अक्टूबर से दिसंबर है। ये क्या दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी में अक्टूबर से दिसंबर है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। मधुमक्खी पालने और उनके उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। क्या दोस्तों, चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, किसी छात्र ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेशन का नाम दिया गया है और ये दिनांक दी गई। ये क्या है दोस्तों, दिनांक दी गई है और ये हमारा पहुंचने का समय दिया गया है, ये स्टेशन छोड़ने का समय दिया गया है। गांधी नाम से दूरी यह क्या दी गई है दोस्तों, हमारे किलोमीटर में दी गई है। तो ये क्या है, 10/2/2014 को अहमदाबाद, स्टेशन का नाम क्या है दोस्तों, अहमदाबाद। और फिर वो पहुंचा कब है, 12/2/2014 को पहुंचा है। वो पहुंचने का समय 11:30 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा 4:45। ये भी एएम है और ये भी क्या है दोस्तों, हमारा एएम है। आगे देखते हैं, 10:50 प्रातः, यानी कि एएम पर कहाँ पहुंचा है वो दोस्तों, स्टेशन छोड़ने का समय दिया गया, स्टेशन छोड़ने का समय दिया गया। और ये क्या है दोस्तों, हमारा स्टेशन छोड़ने का समय ये 12/2/2014 का है। और ये कितनी दूरी है दोस्तों, ये हमारी 301 किलोमीटर है। और ये कितनी है, हमारे 2649 है, 2649 है। आप इसमें इंग्लिश में देख सकते हैं, 301 किलोमीटर और 2649 किलोमीटर। ऑप्शन देखते हैं हम। उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी कितनी है, 2348 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 301 किलोमीटर तो हमारी कहाँ तक है ये दोस्तों, ये हमारी गांधी धाम से कहाँ तक है, अहमदाबाद तक है। तो अहमदाबाद से, और इसमें हमारी नागरकोइल की कितनी है, 2649 है। तो इसमें हम 301 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2348 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2348 किलोमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो 40 घंटे 55 मिनट में तय नहीं करती है। आगे देखते हैं, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तो कितने मिनट में तय करती है दोस्तों, 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। अगला क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी की औसत चाल के लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का हमेशा पूछा जाता है, और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इस टाइप के, मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को क्या है, उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको सारे के सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराऊंगा और आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझाऊंगा। इस क्वेश्चनों को सभी को क्या करूंगे, समझेंगे अपनी एक सेपरेट वीडियो में। इसके लिए क्या बनाएंगे दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए सी और डी, यानी कि ए सी और डी किसमें, ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन 90वां क्वेश्चन। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित टिकट से प्राप्त की जा सकती है। जो हमारा आरक्षित टिकट होता है, यानी कि रिजर्व्ड जो रेल टिकट होता है, रिजर्वेशन जिस पे हम करवाते हैं, तो उसमें जानकारी क्या दी जाती है। देखिए, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, बिल्कुल सही आंसर है। टिकट बुक कराने की तारीख भी दी जाती है और समय भी दिया जाता है, और यात्रा शुरू करने की तारीख और समय भी दिया जाता है। डिब्बे का नंबर, बर्थ कार्ड नंबर और
किराया, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी टिकट पे लिखा रहता है। आगे देखते हैं, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग भी बिल्कुल सही राइट आंसर है। ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आगे देखते हैं, अंतिम स्टेशन पहुंचने की तारीख और टाइम, ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी हमारी रिजर्व टिकट पर नहीं दी जाती है। तो दोस्तों इसका क्या इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी किस में है दोस्तों हमारा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी सी डी किस में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा 2014 का 2014 प्रीवियस ईयर पेपर, 2014 फरवरी का प्रीवियस ईयर पे 2014 का हमारा फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर किसका, ईवीएस का। किसका दोस्तों, ईवीएस का। तो हम इस प्रकार से सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर है हमने एक पहले 2014 सितंबर का पहले कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को भी आप प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। हमने सारी की सारी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। और जिसने भी हमारी एनसीईआरटी की बुक नहीं देखी है तो दोस्तों हम साथ में साथ क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक को भी कवर कर रहे हैं। तो आप जिसने भी एनसीईआरटी नहीं देखी है, एनसीईआरटी की बुक वो नहीं देखी है वीडियो, तो एनसीईआरटी की वीडियो बहुत देखनी अनिवार्य है, क्योंकि सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ईवीएस में, सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक से ही भर भर के पूछे जाते हैं। सब कुछ आपका एनसीईआरटी में से ही पूछा जाता है, इसलिए हम एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है उनको भी हम लगातार कवर कर रहे हैं। तो प्लीज सभी उनको जो हमारी एनसीईआरटी की बुक लगातार हम वीडियो कर रहे हैं उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज सभी की सभी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, तो आपको कैसा लगा, वीडियो किस टाइप की चाहिए और किस टाइप की वीडियो चाहिए, आपको ये सारी की सारी कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप दोस्तों, जो भी हमारे नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, जो भी जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सभी की सभी क्या कर लें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। यानी कि जो भी 2022 में सीटेट देना चाहते हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आपका ही फायदा ना हो और सभी का भी इसमें फायदा हो सके, सभी का दोस्तों फायदा हो सके जो भी 2022 सीटेट में बैठने जा रहे हैं। तो बस वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।